नमस्कार दोस्तों। हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों लगातार बड़े परेशान हैं, बड़े आहत हैं, बड़े सारी वो समस्याओं का जिक्र करते हैं। और वो जब ये जिक्र करते हैं तो निश्चित रूप से सवाल उठता है कि आखिर वो इतना आहत हैं क्यों? अब जब वो बताते हैं कि वो इसलिए आहत हैं कि वो इस संवैधानिक पद पे बैठे हैं, फिर भी इनके बारे में तमाम मुकरी की जाती है, तमाम मिमिक्री के अलावा और दूसरा व्यंग बनाया जाता है और सब चीजें होती। हुजूर, सालों साल आप लोगों ने राहुल गांधी का व्यंग भी बनाया, मिमिक्री भी करवाई और न जाने क्या क्या। ये तो एक सीमा है। आपने तो उनके लिए वो शब्द कहे जो शब्द का यदि एक अंश भी आपके लिए कह दिया जाए तो आप पागल हो जाएंगे। यदि ऐसा है, आपको जाति याद आने लगती है संवैधानिक प्रिविलेज्ड पद पर बैठे होने के बाद, आपको किसान याद आने लगते हैं, आपको ये सब याद आने लगता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में आप झूठ के पुलिंदे, और आपके इसी झूठ का असर यह है कि जनता अब आपको समझने लगी है और उसका जवाब देने लगी इन्हीं सारी बातों को लेकर। आज आप जब ट्रेनी ऑफिसर्स को संबोधित कर रहे थे तब आप उनसे रोना रो रहे थे। जो आज सेवा में अभी प्रवेश करने जा रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनसे आप जब इस तरह की बात करते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि आप कितने कमजोर, कितने निम्न स्तर की सोच को रखते हैं। और यह सोच रखने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर बैठा है। सवाल उठता है, बार बार सवाल उठता है कि आप सोचिए, इस देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हिदायतुल्ला जैसे तमाम सारे लोग इन पदों पे रहे हैं। कोई राष्ट्रपति रहा है, कोई उपराष्ट्रपति रहा है, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं। और हमारे राधा कृष्णन जी भी इस पद पर रहे और उस पद पर आप हैं। अभी पीछे कुरैशी साहब थे और आप ये देखिए वो कितना ज्यादा चीजों को फेस करते थे, लेकिन कभी नहीं उन्होंने दर्द और कभी इस तरह की चीजें नहीं की। लेकिन आप करते हैं। और जब आप उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उत्तर प्रदेश को लेके क्या कहते हैं कि साहब सबको सीखना चाहिए, यहां अपराध कम हो गया, ये कम हो गया, वो हो गया, रामराज जा गया। आज ही की घटना है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक रेप पीड़िता महिला की स्थिति ये होती है, वो खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश करती है क्योंकि वो काफी दिनों से भटक रही है, कुछ नहीं हो रहा है, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो वो यह कदम उठाने को विवश होती है। यह स्थिति है, यह स्थिति है कि सरेआम महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध उत्तर प्रदेश में होता है। दलितों के साथ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होता है। यह स्थिति है। इसके बाद आप ये कह रहे हैं बाकी जो अपराध हो ही रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की घूसखोरी और दूसरे तमाम धंधे जो चल रहे हैं वो अपने आप में स्थिति करते हैं। इस तरह के हालात, और इस तरह के हालात हो तब आपको दर्द नहीं होता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं खेलो इंडिया और न जाने क्या क्या, दूसरी तरफ हमारी बेटियों के साथ में यौन शोषण करने वाले उत्तर प्रदेश से आते। और कैसे ना, उनकी स्थिति यह है कि खेल के लिए जाने वाली, कंपटीशन के लिए जाने वाली लड़कियों को ट्रेन के डिब्बे में पेशाब घर के आसपास बैठ के भूसे की तरह भर के लाया जाता है और ये किया जाता है। यह आप दे रहे हैं और इसके बाद कहते हैं कि आप इस देश को जाने क्या बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हालात ये है, आप जिस राजस्थान से आते हैं उस राजस्थान में एक बुजुर्ग भीख मांग के खाता था, रोड के किनारे वो किस तरीके से बैठा था, उसे आते हैं कुछ हिंदू युवक और पीट पीट कर अधमरा करके चले जाते हैं। बुजुर्ग को कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, वो तो कुछ कर भी नहीं रहा था। ये भी नहीं कह सकते कि दुकान लगाया था, कुछ कर रहा है। फिर आपके यहां तो सिर्फ झूठ बोला जाता है, नफरत फैलाई जाती है और क्या क्या किया जाता है, इससे समझा जा सकता है। तो इस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनते ही 50,000 पेड़ पुलिस की सुरक्षा में कटवा दिए गए। आदिवासी चिल्लाते रहे उनका पवित्र जंगल कट रहा है, सब कुछ कट रहा है, लेकिन मनमानी काट दिए गए। कोई पर्यावरण मंजूरी नहीं, कुछ नहीं।
यदि कोई आम आदमी काट देता तो आपने क्या सजा सुनाई थी, उस कोर्ट की सजा का जिक्र करिए। तो इस तरह की दशा है, इस तरह की दशा है कि न महिलाएं सुरक्षित हैं, न वनस्पतियां सुरक्षित हैं, न पशु सुरक्षित हैं, न कोई और सुरक्षित है। और इसके बाद में आप रोना रोते हैं और राम राज्य बताते हैं, डबल इंजन की सरकार की बड़ाई करते हैं। तो साहब जब आप सरकार के भोपू बन जाते हैं उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठकर, तो फिर किस बात का संवैधानिक उसका आप देते हैं, दलीलें देते हैं? सवाल उठते हैं, सवाल ये भी उठते हैं कि 146 सांसदों को जो आपने निलंबित किया लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर, 357 सवाल थे उनके, और 357 सवालों के आपने जवाब नहीं दिए, सरकार ने जवाब नहीं दिए। इतनी कायर सरकार है, डरी हुई सरकार है कि जवाब नहीं दे पा रही है। सारे काम करेगी, टीवी चैनल पे बोलेगी, इस पे बोलेगी, डिबेट्स पे बोलेगी, लेकिन सरकार सदन में एक जवाब नहीं दे पा रही। यानी कितना फ्रॉड है, कितना झूठ है, कितना बेईमानी है कि सवालों से डरते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर सब डरते हैं। कुछ और तो कर नहीं सकते, सवालों के भी जवाब नहीं देंगे। हालत इस तरह की करी है देश की कि सिर्फ नफरत, दूसरे और तमाम अपराध, सब कुछ देश को बेरोजगारी, महंगाई, नफरत सब में ढकेल दिया है। जिस तरीके से देश को की आर्थिक बदहाली में ढकेल दिया है, उन सब के बाद आप उम्मीद करते हैं कि आप पर कोई तरस खाए। आपकी हालत ये हो गई है कि आपके जो पहलवान हैं, सब हैं, उनके साथ जिस तरह से जो हुआ, उसके बाद में आपने जब उन्होंने अपने अवार्ड लौटाए, तब आपने उनको निलंबित किया, उनकी संस्था, और तब आपने कहा कि फ्रेश चुनाव कराने के लिए वो कराए। नहीं तो आप तो उनका सपोर्ट कर रहे थे, आप तो दबंगों का सपोर्ट कर रहे थे। आपके नजर में लड़कियों की किसी की कोई इज्जत थी ही नहीं। तो जब इस तरह की दशा हो तो निश्चित रूप से सवाल बनता है, और सवाल इस कदर बनता है कि आपने पूरे देश को यूं ढकेला है। इस तरह के हालात क्यों बनाए हैं, किसके लिए बनाए, किसके लिए आप काम कर रहे हैं? और जब आप ये कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, सवाल के जवाब आप देंगे नहीं, वो करेंगे नहीं, और फिर कहेंगे विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, वो सवाल पूछा है, आप जवाब दीजिए। वो आप दे नहीं पाएंगे, क्यों? आप डरते हैं। राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो आपको उनके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। उनको झूठ ही अपने आप में, वो तो वीडियो बना रहे थे, उस पर आप उन पर हमलेवर हो जाते हैं। और जो आदमी नाम तक नहीं लेता, जाति का नाम नहीं लेता, पद का नाम नहीं लेता, और अपना मुख वो करता है मिमिक्री, उसके लिए आप जाने क्या। तो मतलब आपको घुमा घुमा के झूठ बोलना है, नफरत फैलानी, और इतना झूठ, चाहे राम मंदिर को लेके हो, चाहे जिस चीज को लेके हो, सदैव झूठ बोला है आपने। झूठ के बुनियाद पर खड़ी है सरकार, और उसके संवैधानिक पदों में बैठे लोग जब झूठ बोलते हैं तो सवाल तो बनता है। लेकिन सवाल का जवाब कौन देगा जब प्रधानमंत्री से लेके सब इतना डरते हैं विपक्ष से कि सवालों के जवाब नहीं दे पाते? उस स्थिति में सड़क पर लड़ने की राजनीति करनी पड़ती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन करने पड़ते हैं, और उसी दिशा में कांग्रेस तो बह निकली, उसने तैयारी भी कर ली। तो भारतीय जनता पार्टी किसकी मीटिंग करती है? अपने संगठन के पदाधिकारियों की, और उनकी मीटिंग करके आलीशान माहौल में, क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत है ही, तो आलीशान स्थिति में वो करती है, और उसके बाद कहती है अब यूथ जो है वो 5000 मीटिंगें करेंगे और सरकार के गुणगान करेंगे। सरकारी मशीनरी भी लगा दी है गुणगान के लिए, सब कुछ लगा दिया है। अब अपने इनको युवाओं को भी लगा देंगे, नौकरी दे नहीं सकते, रोजगार दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, उनसे सिर्फ प्रचार कराएंगे, झूठे प्रचार खाली पे। तो इनकी भीख लीजिए और प्रचार कीजिए। सब ये धंधा चल रहा है। महिलाओं को लगाएंगे कि वो प्रचार करें, महिलाएं अपनी आबरू लुटवा रही हैं और प्रचार करेंगी कि हाँ भाई बड़ा सुरक्षित हो गया, महिलाएं बड़ी सुरक्षित हो गई और सब कुछ हो गया। इसी तरीके से दूसरे और तमाम लोगों का इस्तेमाल होगा। फिर बूथ बूथ कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए क्या किए जाए, इन सारी की रणनीति तय करेंगे। अरे भैया,
आप इतना रुपया प्रचार और इन सब बहुत सारी चीजों में खर्च कर रहे हो, तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती यदि वास्तव में आप काम करते तो आपको काम बताने की जरूरत नहीं पड़ती, काम अपने आप बोलता है। दूसरे बोलते हैं कि अरे भैया ये बन गया, ये हो गया, इससे ये हो गया। तो वो करने की बजाय आपके पास में और कुछ है नहीं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसके पास पैसा भी नहीं है, सब कुछ है, वो क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटा रही है किसी तरह से, तमाम लोग दे रहे हैं, मैंने भी दिया है। और ऐसी स्थिति में वो इस देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रही है, इस देश के आम आदमी के हकों के लिए लड़ रही है, दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और महिलाओं के हक के लिए लड़ रही है, युवाओं के हक के लिए लड़ रही है, और उनका इस्तेमाल नहीं कर रही है, उनके हक के लिए लड़ रही है, उनसे नहीं कुछ कह रही। हम आपको हक दिलाना हमारा काम है, बीइंग अ विपक्ष आपके मुद्दे उठाना हमारा काम है, वो हम करेंगे। राहुल गांधी उनको लेकर के देश से लेके विदेश तक, सड़क से लेके संसद तक, हर जगह इस बात को लेके उठाते हैं। मणिपुर से लेके सब जगह जो जो घटनाएं हो रही हैं, क्षेत्र स्तर पे, दूसरे स्तर पे, उन सबको उठाते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ा मायने रखती हैं। जिस तरीके से आपने हालात किए हैं, वैसे में लड़ाई कैसे, लड़ाई ऐसे ही लड़नी। आपके लोग क्या कर रहे हैं? आपके लोग वो कार्टून बनाते हैं और उस तरीके से आपका पोस्टर बनाते हैं कि साहब राम को आप लेके आ रहे हैं, यानी राम की औकात नहीं थी कि वो आपको लेके आए, आप राम को लेके आए। तो राम को जो लाए हैं वो, यानी भैया अब राम आम कुछ नहीं है, आप पूजिए मोदी को, क्योंकि मोदी लेके आए, मोदी उनके असली पिता बन गए। बड़ा गजब स्थिति है। ये धर्म है और ये धर्म का अपमान नहीं है। शर्म आनी चाहिए जो लोग धर्म के ठेकेदारी करते हैं उन्हें, कि इस बात का विरोध भी नहीं। दूसरी तरफ कोई आदमी आरती इनके बजाय इनको पहले कर दे, इस पर आप सवाल उठाते हैं, उन्हें बताते हैं। जब यह है हो तो आप समझ, आज स्थिति ये हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की जो के बाद में जो उसके उद्घाटन की बात हो रही मंदिर के, उसमें कि हाँ साहब 4 दिन तक जो है कोई भी कॉमन व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति वहां दर्शन नहीं कर सकेगा। वहां वही लोग दर्शन कर सकेंगे जिन्हें स्पेशल पास जारी किए थे ट्रस्ट से। और यही नहीं, अयोध्या के वहां के होटलों, रेस्टोरेंट में जो जिन लोगों के लॉज में रिजर्वेशन उन्होंने करा रखा है, उस सबको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये दशा है। यानी इस तरह वीआईपी कल्चर, इस तरह के हालात, राम की नगरी में जाने के लिए आपको सरकार की अनुमति। गजब है भाई। यदि ये है सरकार, ये स्थितियां हैं, तो मुझे तो शर्म आती है, आपको आती हो ना आती हो, क्योंकि हमारे यहां सब कुछ अब नग्न हो चुका है। बेटियों को नग्न कर दिया गया, युवाओं को नग्न कर दिया गया, छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया सबको। झूठ, नफरत, अर्थव्यवस्था खत्म कर दी गई, लोकतंत्र नंगा हो गया। और हालात ये है, इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोग नग्न हो गए। और इस नग्न हालात में देश को लाके खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। फैसला आपको करना है कि आपको किसके साथ जाना है, उस नंगे लोकतंत्र को बनाने वालों के साथ, या लोकतंत्र को बचाने और उसे सम्मानित बनाने वालों के साथ। फैसला आपको करना है। जय।